14 साल का बीच में ग्रहण लग गया, उसके बाद बैक आना कितना मुश्किल रहा? 14 साल मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का सबसे अंधेरा पक्ष था। मेरा बोझ मेरी माँ नहीं उठा सकती है, मैं अपनी माँ के लिए बोझ था। मैं तो अनवांटेड चाइल्ड हूँ, जबरदस्ती में पैदा। उन्होंने मुझे गुलाम मुस्तफा खान साहब से मिलाया, जो सोनू निगम रूपकुमार राठौर के उस्ताद रहे हैं। तो अपराध मैंने नहीं किया, उस अपराध मुझे सजा मिला। मैंने भी मुझे अपराधी समाज ने साबित कर दिया। कोई दफा होता नहीं, कोई कोई मजबूरियां रही होंगी। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट रेहान खान और हमारे साथ हमारे मंच आज़मी पॉडकास्ट में मौजूद हैं आशीष दुबे जी। नमस्कार। आशीष दुबे जी पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, एक एनजीओ के संस्थापक भी हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। गत 25 वर्षों से भैया सिंगिंग करियर में अपना हाथ आजमा रहे हैं और काफ़ी वर्षों से एक स्ट्रगल मोड में लगे हुए हैं और अभी भी इनका प्रयास जारी है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि इस एज में आके एक जुनून बनाए रखना एक इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और उसके लिए जिसका कि एक पूरा परिवार हो और साथ साथ इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के इंसान के लिए बहुत कठिन होता है। भैया के इस परिश्रम की पूरी कहानी को हम इस मंच के द्वारा आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आजमगढ़ पॉडकास्ट के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से रेहान भाई का, जो मुझे सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, मंच दिया, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो भैया मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सिंगिंग और म्यूज़िक का शौक़ आपके अंदर कब और कहाँ से पैदा हुआ? इनफैक्ट मुझे बचपन से शौक़ था। मेरे बाबा जी छतरपुर स्टेट के यहाँ रिटर ऑफ दरबार थे, तो वो सितार बजाते थे। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, वो भी सिंगिंग करती थी। मेरी मदर भी गाती थी। तो मैं बचपन से ही गाता था। एक घर का माहौल ही ऐसा था। घर का माहौल था, और मदर फादर मुझे अप्रिसिएट करते थे, मुझे मतलब हौसला अफजाई करते थे कि नहीं तुम गाओ तुम गाओ। मतलब कंजर्वेटिव माइंड के नहीं थे, पिछड़े ख्याल के नहीं, गाना नहीं है। सभी लोग सहयोग किए, कोऑपरेट किए। तो आपको बचपन से गाने का शौक रहा मुझे। ये आपने गवर्नमेंट जॉब भी की है, और 2 गवर्नमेंट जॉब आपने मुझे बातों में बताया था कि आपने 2 गवर्नमेंट जॉब की और छोड़ भी थी, और इसके साथ साथ आपने अपने म्यूज़िक का करियर भी कहीं ना कहीं संभाले रखा, उसको भी साथ साथ करते रहे। फिर अचानक से म्यूज़िक लाइन में भी आपको काफ़ी परेशानियां, मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, और इस अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने में आपको काफ़ी दिक्कतें हुई। तो भैया कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ और कैसे आपने बैलेंस किया इन चीज़ों को? बड़ा कठिन था, बैलेंस करना कठिन था, क्योंकि पारिवारिक दायित्व भी पूरा करना था। मदर की इच्छा भी थी कि आप गवर्नमेंट जॉब करो और पीजी करो। तो मैं शिवली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, डीएवी से मैंने मिडवल हिस्ट्री से पीजी, मैंने पोस्ट एमए किया जी। उसके बाद फिर मैं बहेड़ी गया। बहेड़ी में केसा इंटरप्राइजेज चीनी में मैं एज ए कंट्रोलर सर्विस किया। अच्छा। लेकिन उसमें मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिली थी, क्योंकि बचपन से सिंगिंग मेरा शौक रहा जी भैया। तो मैं म्यूज़िक की तरफ जाना चाहा, और फिर इनफैक्ट मैं छोड़ के फिर मुंबई में गया। लेकिन मैं उसके पहले तैयारी बहुत किया म्यूज़िक के क्षेत्र में। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर मैंने प्रभाकर किया। प्रभाकर करने के बाद फिर मैं मुंबई गया जी। ये मुंबई आप कब गए और मुंबई में आपका सफ़र कैसा रहा? मुंबई का सफ़र शुरुआती मेरा बड़ा अच्छा रहा। गजेंद्र सिंह जो सारेगामा पर के उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे गुलाम मुस्तफा खान साहब से मिलाया, जो सोनू निगम रूपकुमार राठौर के उस्ताद रहे हैं। फिर मैं मिलिंद बोरवटकर जी से मिला मलाड में जी। सुभाष जोशी जी से मिला, जो सरदारी बेगम और हम तुम पे मरते हैं और हम फिल्म में कागज कलम दवात लाओ गीत उन्होंने गाया। रामदेश पांडे जी मुझे क्लासिकल का वो तालीम दिया। तो मैं इन लोगों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा जी। उसी दौरान मैं 2000 में मराठी सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जी। तो उत्तर भारतीयों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। अच्छा। कि ये अभी 4 दिन से आया है और ये मराठी गाना गाएगा, तो सक्सेस नहीं होगा, और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि वहाँ की आदत है, हमारे उत्तर भारतीयों में सबसे बड़ी कमी कि हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं जी जी। अप्रिशिएट नहीं करते कि बंदे में इतनी ताकत है कि वह स्ट्रगल कर रहा है और सिंगिंग कर रहा है।
तो मैं गाना गाया, गाना गा के मैं मन से उतरा तो वहाँ जितनी महिलाएं थी सब मुझे पकड़, और बोल था कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे कसा साथी उतरावे तंबू ठोकू न कोण मेले कोणा साथी रख टोकू न। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब किसी का बोझ कोई क्यों उठाए। एक बच्चा है वो 21 साल का हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसको नर्स से मालूम होता है कि तुम्हारी माँ तुमको पैदा ही नहीं करना चाहती थी, वो तुमको इबाट कर देना चाहती थी, अच्छा। गिरा देना चाहती थी। बड़ा दुखी होता है वह, तो उसको लगता है मेरा बोझ मेरी माँ नहीं उठा सकती है, मैं अपनी माँ के लिए बोझ था, मैं तो अनवांटेड चाइल्ड हूँ, जबरदस्ती में पैदा हो गया, मुझे वो पैदा नहीं करना चाहता। भैया आपकी जिंदगी में अचानक से एक मोड़ ऐसा आया, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि 14 साल का बीच में एक ग्रहण लग गया, एक गैप हो गया, बड़ा बुरा दौर। फिर उसके बाद बैक आना कितना मुश्किल रहा, वापस शुरुआत करना कैसे कितना मुश्किल बड़ा रहा? कठिन था वो 14 साल मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे अंधेरा पक्ष था, जिसने मुझे कई सदियों पीछे लेके चला गया और मेरे मेहनत, मेरे जज्बा पे पानी फिर गया। लेकिन आप जैसे लोगों के हौसला अफजाई और अप्रिसिएट आप लोगों ने जो किया, तो मैं फिर कम बैक किया। हालांकि सफ़र भी लंबा है जी भैया, लेकिन फिर भी मैं जिम ज्वाइन किया अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। मैं इस समय 2:30 बजे उठ जाता हूँ, 2:45 पे मैं मॉर्निंग में जिम चला जाता हूँ अच्छा, और 1 घंटे एक्सरसाइज में करके फिर घर पे आके मैं रियाज मारता हूँ। तो कम बैक के लिए आपने जब इतना समय खो दिया है तो कम बैक के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा। आपके साथ स्ट्रगलिंग कलाकार थे जो उस वक्त स्ट्रगल करते थे आपके दौर में, अब वो जब अच्छे मुकाम पे है तो उनको देख के आपको कैसा फील होता है? आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? ठीक है, मैं बेटर महसूस करता हूँ अपने को, भाई वो अपने को उन्होंने स्थापित कर लिया है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका स्ट्रगल अभी भी जारी है? डेफिनेटली। आपने हिंदी सॉन्ग के साथ साथ भोजपुरी सॉन्ग भी गाया है, हाँ, भोजपुरी गाया, कई सारी मराठी फिल्मों में गाया। आपने मराठी भी सॉन्ग गाया है, भोजपुरी सॉन्ग भी गाया है। तो भैया ये भोजपुरी सॉन्ग का कहना ये है, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा कहीं कहीं लोगों का कहना है और कहीं ये सच भी है, तो आपको क्या लगता है, आपको इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है भोजपुरी को आप किस नजर से देखते हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि वल्गैरिटी है। जैसे कि होता क्या है कि कलाकार अपने को प्रमोट करने के लिए जानबूझ के उसमें गंदगी डालता है, अपने को प्रमोट करने के लिए और शॉर्टकट सफलता के लिए वो गंदगी ला देता है और दो अर्थी गाने गाता है जी, वरना कई ऐसे गीत हैं जो मैंने गाया है। जैसे कि भैया वो जेके आजमी साहब हैं, मुंबई में हमारे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक मुझे भोजपुरी गाना दिया था। बड़ी मुश्किल में दिलवा हमार भाई, अब तो जी अब बड़ा दुश्वार भाई, इना पूछा कि का हो गइल, इना पूछा कि का हो गइल, दिल रुबा तो दगा दे गइल। इसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं है, बहुत शबे सही में नजर नहीं आया कोई मुझे। गंदगी नहीं है। जी भैया, होता क्या है कि आजकल के कलाकार स्ट्रगल नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, तो सफलता का शॉर्टकट रास्ता बना दे कि औरतों को गलत तरीके से पेश कर देना। एक तरीके से मुझे लगता है कि भाभी इसमें ज्यादा टारगेट हाँ, भाभी को टारगेट बनाया जाता है क्योंकि जानते हैं कि आजकल बड़ा रसिक समाज है जी, तो उसका वो लोग एडवांटेज लाभ उठाना चाहते हैं कि इसी बहाने में मुझे हाइप मिल जाए। हाइप मिल जाए। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने एक भोजपुरी फिल्म छोड़ा। अच्छा, अमोआ एक सतीमा एक वरदान फिल्म मुझे मिली थी, भक्ति फिल्म थी, डॉक्टर एल आर पुष्पक ने मुझे चयनित किया और मुझे बनारस ले गए। तो दूसरे दिन 11 बजे मेरी महानगरी से रिजर्वेशन था मुंबई के लिए, तो मैं राजकमल होटल में रुका हुआ था, रात में रिहर्सल हुआ, तो गाने मैंने देखा तो मैं कहा सर ये गाना तो मैं नहीं गा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है, मैं डायरेक्टर हूँ, आपको गाना होगा। मैं कहा सर पॉसिबल नहीं है, मैं दो अर्थी गाने नहीं गाऊंगा, मैं वही गाना गाऊँ जो मैं परिवार के साथ बैठ के देख सकूँ। बनारस से वापस आ गए? वापस मैं आ गया, मैं समझौता नहीं किया। मैं गलत चीज़ समझौता क्यों करूँगा, मराठी हमारा। वो कौन सॉन्ग था जो आपने छोड़ दिया? ABCD पढ़ाओ मेरे सैया, ABCD पढ़ाओ मेरे सैया, और मैंने कहा ABCD सुनाओ मेरी गोइया, तो उस एक लाइन था गोरिया ना हमका तो समझा अनाड़ी, कुश्ती के हमें बहुत है बड़ खिलाड़ी। तो आपको पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं समझ। मुझसे एक तो बेटी की उम्र की लड़की, उसके साथ मुझे गाना है और वो एक्सप्रेशन में नहीं दे पा। दूसरे मैं दो अर्थी गाने गाना भी नहीं चाहता। ठीक, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं इस जीवन में असफल हो जाऊंगा, मुझे कोई लेशमात्र भी तकलीफ नहीं, कोई भी गम नहीं रहेगा। मैंने समझौता नहीं किया। भैया म्यूजिक के साथ साथ आपको एक्टिंग का भी शौक रहा है? एक्टिंग का शौक था जी और मैं एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गया था मुंबई। जी,
तो वहाँ पे गोरेगांव में सेंचुरी कॉटन मिल के अपोजिट साइड में स्नेहा डबिंग लैब था। जी। तो वहाँ मैं लिपसिंग देखने गया कि लिपसिंग कैसे होता है, जो लिपसिंग होता है। तो मैं बैठा था, बगल में एक आदमी मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। तो मैं देखा कि बार बार मुझे नोटिस क्यों कर रहा है, तो मैं उनकी तरफ देखा था कि आप फिल्म में काम करोगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं सिंगर हूँ, मैं केवल सिंगिंग का कोई काम बताइए, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल मेरा उन्होंने मोबाइल नंबर लिया, फिर जौनपुर आके मेरे पास फ़ोन किया कि आप आ जाइए। तो मैं जौनपुर गया तो मुझे गेटअप दिया गया, पहनाया गया। पूरी यूनिट के लोग बोले नहीं ये जमींदार का रोल कर सकते हैं। अच्छा। मुझे काम मिला। ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था जिससे फिल्म रिलीज नहीं हुई, डिब्बा बंद हो गई। हिट मतलब मार्केट में नहीं आई फिल्म। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्या बदले की भावना, जैसे एक्टिंग इंडस्ट्री में तो मैंने देखा है, फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज होती है कि एक दूसरे से बदले की भावना, कलेश बहुत रहता है। क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है क्या? है। म्यूजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है जी। बादशाह। आप इसके शिकार हुए? हाँ, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी मैं उसका शिकार हूँ, आज भी मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पर्वतों से लड़ता रहा, चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। वाह वाह। मैं कभी नहीं गया किसी के पास कि मुझे मच दो। कोई ऐसा भी सॉन्ग आपका है जब तक मार्केट में आया ही नहीं, जिसको आप तहे दिल से चाहते थे यार आना चाहिए था, इससे मेरे करियर को बूम मिलता? कैसा सॉन्ग है जो मार्केट में अब तक नहीं? हाँ, एक जनवादी गीत है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। हालांकि भैया म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से लोग आपके फेवरेट होंगे, दिल के बहुत करीब होंगे, लेकिन आप अपना उस्ताद किसको मानते हैं म्यूजिक में? म्यूजिक उस्ताद मैं गुलाम अली साहब को मानता हूँ और मेहदी हसन साहब जी, इन दोनों को मैं मानता हूँ अपना उस्ताद। ये कुछ उनकी लाइन्स आप सुनाना चाहें जबकि बहुत फेवरेट? मेहदी हसन साहब का गजल है, हुआ जो तेरे नजर निमकश तो क्या हासिल, मजा तो जब है कि सीने के यार पार चले, गुलों में रंग भरे वादे नौ बहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारबार चले, गुलों में रंग भरे वादे नौ बहार चले। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छा। से भैया आपने बताया कि आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसके संस्थापक आप हैं। मैंने एक एनजीओ का रूटीन देखा और एनजीओ का आजकल का काम देखा है मैंने, मार्केटिंग पे ज़्यादा काम करते हैं वो, और काम उनका कम दिखावा, शो ऑफ ज़्यादा है। तो आपका एनजीओ कैसे काम करता है? इनफैक्ट वो काम करते नहीं हैं, वो केवल अपने को स्थापित करना चाहते हैं और करते हैं जी। और आप देखेंगे कि जो लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं वो अगले नगर पालिका चुनाव में अपने को प्रत्याशी के तौर पे पेश भी कर देते हैं। मैं बचपन से करता रहा हूँ समाज सेवा। मैं लक्ष्य संस्था डाला था, लक्ष्य, और मैंने उस पर बहुत बढ़िया काम भी किया था। शिवली कॉलेज में एक बहुत बड़ा मैंने प्रोग्राम किया था, तराने ही तराने, और लक्ष्य तेरे शहर में मैंने 2 प्रोग्राम करवाया था और हिट हुआ था। हम एड्स नियंत्रण पे काम किए, स्वस्थ संतत का सृजन पे काम किए, शिक्षा की समृद्ध, ग्रामीण और महिला कल्याण पे हमने काम किया, लेकिन कभी हमने मार्केटिंग नहीं किया। और न ही मैं किसी नेता के पास गया, किसी अधिकारी के पास गया। हम लोग स्वयं अपने पॉकेट मनी से और अपने जो समान विचारधारा के लोग हैं उनसे हम लोग पैसा लेके हम लोग करते रहे। हम लोग समाज सेवा ऐसा है कि अगर हम दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम कि हमने पैसा किसको दिया।
क्योंकि आप एक केला दे रहे हैं और 4 लोग एक केला पकड़ के एक मरीज को दे रहे हैं, तो आप उसका मजाक, मरीज का मजाक उड़ा रहे सही है, हैं, सही है। आप वायरल कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार भी देखेंगे, तो उनको लगेगा कि इतनी मुफलिसी है कि वो एक केला 4 लोग मिलकर उसको दे रहे हैं। सही तो लोग बात। मजाक करते हैं, ये लोग सही। सेवा नहीं करते, ये लोग मजाक करते हैं, सही। तो ये नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले से आप डरें। बिल्कुल। फिर आपने फिल्म फेस्टिवल का भी जिक्र किया था कि आपने फिल्म फेस्टिवल भी अटेंड किया है, कोई फिल्म फेस्टिवल की कुछ चीज़ें आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, फिल्म फेस्टिवल जब मैं पहली बार गोवा गया, वो सहाय सर हैं, गोवा फिल्म फेस्टिवल के टेक्नीशियन हेड हैं। AB वीर का आपने नाम सुना होगा, गांधी फिल्म के सिनेमेटोग्राफर, वो वर्ल्ड फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। तो मैं उनसे मिला, तो मैं बड़ा सरप्राइज था, मैं इतनी बड़ी हस्ती से मिल रहा हूँ, वो बहुत ही कॉमन सामान उस पर चल रहे हैं। मैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा। हमारे शहर में छोटा सा बच्चा यदि कोई 1-2 गाना हिट होगा तो स्टारडम में आ जाता है। हमें बड़े बड़े AR रहमान साहब को मैंने देखा, वो सामान उस पर चल रहा है। नाना पाटेकर जी को मैं देखा, सामान उसमें है, बहुत नॉर्मल, डाउन टू बहुत अर्थ। हाँ, डाउन टू अर्थ है। नीचे मैंने तो महसूस किया कि लोग 1-2 काम किए नहीं, फिर अपने को स्टार बनना शुरू कर दिया। उनका एटीट्यूड देखिए, उनके बात करने का सलीका, ये लहर नहीं मिलता है। वो बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के बाद आपको लगेगा कि ये लोग कितने निर्मल पानी की तरह बह रहे हैं, पोलाइट लोग हैं। पोलाइट हैं। दिव्या दत्ता जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, माधुरी दीक्षित जी हैं। आपकी सबसे मुलाकात हुई? सबसे मुलाकात है। इस उम्र के इस मोड़ पर पहुंचकर आप जो सिंगिंग करते हैं, अभी आप कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, नए नए वीडियोस बना रहे हैं, इस पे क्या क्रिटिक्स भी झेलने को मिलता है, और इस क्रिटिक्स को आप हैंडल कैसे करते हैं? नहीं, अभी तक कोई क्रिटिक्स मिला नहीं जी। कोई मेरी आलोचना किया नहीं। शायद उनको लगा होगा कि बंदा बड़े दिनों से स्ट्रगल कर रहा है और इसको मतलब हौसला मिलना चाहिए। हौसला देते हैं लोग। हौसला लोग देते हैं। हाँ, बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं, उनको ये नहीं पसंद आता है कि ये बंदा कैसे खड़ा हो गया, कैसे वापस आ गया। तो इस पे एक शेर, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। जी। अज़्म होता है महानता, जी। और तवाफ मतलब परिक्रमा। परिक्रमा। हाँ। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात है भैया। एक चीज और कि 25 सालों से आपने इस सफर को जारी रखा है और अभी भी आप स्ट्रगल मोड में हैं, कर रहे हैं। आगे ये स्ट्रगल और कितना दूर तक देखने को मिलेगा? अभी कितनी तैयारियां आपकी बाकी हैं? सफ़र तो लंबा है, लेकिन हौसला भी टूटा नहीं। टूटा नहीं है। तो ठीक है, चलेगा। अभी जब तक है जान। भूतार्थ तो मैंने किया है, कुछ और भी भोजपुरी गाने में गाता नहीं, चूँकि JK आज़मी साहब हमारे अभिन्न मित्र हैं, तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उनके कहने पे मैं 1-2 भोजपुरी और फिल्मों में बात चल रही है, उसको भी मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि JK आज़मी की जब आदेश है तो उसको मैं टाल भी नहीं सकता। आज भी पॉडकास्ट में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी पॉडकास्ट में आने के बाद मुझे लगा कि आजमगढ़ में भी इतने पॉजिटिव लोग हैं, इतने सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, वरना ज़्यादातर लोग निगेटिविटी लोगों के अंदर है। आजमगढ़ का नाम लीजिए बाहर जाके तो बड़े ही लोग निगेटिव भाव में देखते हैं। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप आजमगढ़ के अच्छे लोगों को सामने ला रहे हैं कि आजमगढ़ में सिर्फ बुरे निगेटिव लोग नहीं हैं, या पॉजिटिव लोग भी हैं कि अंधेरे में भी वो स्ट्रगल करके उजाले की तरफ आने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। भैया, जाते जाते कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचे? ये डैडी फिल्म का एक गीत है, जो मुंबई में स्ट्रगल में जाता था, स्ट्रगल करता था, तो डायरेक्टर अगर मुझसे कोई डेमो सुनना चाहते थे तो मैं उनको सुनाता था। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी
सूरत मांगे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो, और आपने जो शुरुआत की है, जो इसको आपने जारी रखा है, इसको आप मुकाम तक पहुँचाएं, और ईश्वर आपको हौसला दे और आपकी हिम्मत को बनाए रखे। मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों से यही गुजारिश करूँगा कि भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कि उनका पूरा पूरा साथ दें।